अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुनिया खान, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि जो ज़ाती के इंटरव्यूज़ होने लगे हैं उसमें आप मुझसे मटेरियल रिक्वायर कर रहे थे, तो मैंने एक 7 दिन लगा के जो भी कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं और जो पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सबको मैंने कंपाइल करके एक वीडियो में बना दिया है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैंने इनपुट कर दिए हैं, कुछ के मेरे सैम्पल आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ को आंसर आप अपनी तरफ से सर्च करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एजेंडा यही है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, ट्रेनिंग, सैलरी और प्रमोशन। हमारा जो मेन फोकस है वो है इंटरव्यू क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है, इसको आप अगर चाहें तो अपने मुताबिक, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है इसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और कहाँ जॉब, जहाँ आपने जॉब की है वो बताते हैं और अपने स्किल्स के हवाले से बताते हैं और किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नए ऑर्गेनाइजेशन में वो बताते हैं और इसको अच्छे नोट के साथ इसको क्लोज करते हैं। ये जो आंसर है, ये जो सैम्पल आंसर दिया हुआ है, आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करके नोट कर लें और इसको लाजमी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये लाजमी पूछा जाएगा। ये जो कंफर्म है ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाजमी आपसे पूछा जाना है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ बैंकर। इसमें आपने ये बताना है कि जो आप अपना करियर है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या बैंकिंग इंडस्ट्री में इसलिए ग्रो करना चाहते हैं कि जो आपके स्किल्स हैं और जो आपका नॉलेज है, आपकी डिग्रीज़ हैं, वो इसी से रेलिवेंट है और आप इसी इंडस्ट्री में अपने आप को एम्बिशियस समझते हैं और इसी के लिए आप काम करना चाहते हैं और एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो एक सैम्पल आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन ZTBL। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, वो लाजमी पूछते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो ZTBL, यहाँ हम बात करें ZTBL की, तो आपने ZTBL की जो प्रोडक्ट्स और सर्विस है वो बताना है। सबसे पहले उसकी रेपुटेशन किस हवाले से है, उसमें क्या प्रोफेशनलिज्म है, उसकी इनोवेशन किस किस हवाले से है, कस्टमर सर्विस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद आपने अपनी स्किल बतानी है और उसको रिलेट करना है उन सब चीज़ों से और आखिर में बताएंगे। तो इस तरह मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ ZTBL के साथ और इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ZTBL बैंक को। तो ये जो सैम्पल आंसर है वो आप नोट कर लें। ये मैं आखिरी स्लाइड में आपको मेरा नंबर और मेरा वो मिल जाएगा, जो मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर किसी को भी ये मेरी फ़ाइल चाहिए होगी तो मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा क्योंकि आगे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आप खुद से सर्च करेंगे। वाई डू यू थिंक दिस बैंक इज़ अ गुड फिट फॉर योर स्किल्स। आप क्यों समझते हैं ये बैंक आपकी स्किल्स के लिए बेस्ट है। तो आपने वही अगेन आपने उस बैंक के हवाले से बताना है कि उस बैंक की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या वो इनोवेशन ला रहा है, क्या क्या उसकी सर्विसेज हैं। उसके बाद अपनी स्किल्स बतानी है, उसको रिलेट करना है जैसे हमने पिछले बताया है। हैव यू एवर हैड टू डील विद एन एंग्री कस्टमर, हाउ डिड यू हैंडल इट। क्या आपने कभी किसी एंग्री कस्टमर को डील किया है और आपने उसको हैंडल कैसे किया है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आपके पास आपने बैंकिंग जॉब की हुई है या आपने कोई और यानी कि जॉब की हुई है जिसमें पब्लिक डीलिंग होती थी, तो आपसे ये लाजमी सवाल पूछा जाएगा। तो आपने ये बताना है, आपने ये नहीं बताना कि कोई एंग्री कस्टमर आया उसको आपने ऐसे डील किया। आपने कहना है कि जो भी कस्टमर आया उसकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं और वो डिफरेंट नीड्स के साथ बैंक में आता है या आपके पास आता है, तो आपने उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना है। उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करना होता है और मैंने उसकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया, उनको सेटिस्फाई किया, जो भी मेरे पास जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई। वाई शुड वी हायर यू। आखिर में जब आपसे इंटरव्यू हो जाता है ना तो ये सवाल आपसे पूछते हैं, वाई शुड वी हायर यू, आप क्यों समझते हैं हम आपको हायर करें। तो आपने बताना है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो पैशन है, वो मैं समझता हूँ कि आपकी टीम में एक एडिशन होगा, एक ग्रेट एसेट होगा आपकी टीम में। ये 3 सैम्पल आंसर हैं, इनमें से आप कोई भी अपने मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस। ये 2 क्वेश्चन
वो जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये 3 क्वेश्चन तो आप लिख लें कि ये आपसे लाजमी पूछे जाने हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अब स्ट्रेंथ तो यही है कि जो मेरी पुरानी वीडियो है ना, आप उसको रेफ़र ज़रूर करें, उसमें मैंने बेस्ट बताया हुआ है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती हैं। और उसमें जो वीकनेसेस है ना, वो मैंने बताया हुआ है कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको आपने एज ए स्ट्रेंथ कैसे यूज़ करना है। आपने कभी ये नहीं कहना कि मैं हाइपर होता हूँ या टेंस होता है, ईगर हो जाता हूँ जब भी कोई बटन आता है मेरे ऊपर। तो आपने इस पे यही कहना है कि एक मैं टाइम कंज्यूम करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्यों, जब मेरे पास मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें ये बेस्ट आंसर लिखा हुआ है, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस। ये भी आप नोट कर लें, उसके आंसर अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करके लिख लें, उनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। वाई आर यू राइट फिट टू सक्सीड इन OG3 रोल एज MCU। जो आप क्यों समझते हैं कि आप OG3 के रोल के लिए परफेक्ट हैं। अगेन वही, आपने अपनी जो ZTBL जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आपने नोट करना है कि वो क्या क्या है और बैंक क्या क्या सर्विस दे रहा है, और उस मुताबिक आपने अपनी स्किल्स को रिलेट करना है इस जॉब के साथ। तो ये चीज़ें आपने लिख के रखनी है, नोट्स बना लेने हैं आपने। जब तक आप नोट्स बना के उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप वहाँ पे फ्लो में आंसर नहीं कर सकेंगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है हमारे कैंडिडेट से, हमसे भी पूछा गया कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपका क्या पैशन है, आप कितने मोटिवेट हैं इस जॉब के लिए। तो मैंने यही कहा था कि मैं अपने आप को 5 साल में एग्जैक्टिव पोजीशन में देखना चाहता हूँ। तो आप ये आंसर लिखा हुआ है, आप सैम्पल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करके अपना एक आंसर बना सकते हैं। लेकिन मेरा आंसर यही था कि मैं अपने आप को प्रोफेशनल ग्रोथ, जो मेरी ग्रोथ है उसको, जो मेरा मैंने यही कहा था कि जो मैं अपने मैंने यही कहा था कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूँ, और जो मेरे अंदर लीडरशिप जो वो है ना, जो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको भी साथ साथ ग्रो करना चाहता हूँ। वाई आर यू राइट फिट टू सक्सीड इन, ये दोबारा आ गया। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं, कॉमन क्वेश्चन में। कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं, उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं, और ये क्वेश्चन हैं जो आप खुद से प्रिपेयर लाजमी कर लेंगे। वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। अगर आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि आपने कोई जॉब की हुई है, तो आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि आपने वो प्रीवियस जॉब क्यों लीव की है। हाउ डू यू मैनेज डेडलाइंस एट वर्क। आप डेडलाइन को कैसे मैनेज करते हैं वर्क में। डू यू हैव फॉर्मल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। तो ये सवाल पूछेंगे कि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन है एग्रीकल्चर में। अगर है तो ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आपने उसको रिलेट लाजमी कर देना है उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप ZTBL के बारे में क्या जानते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो आपने बताना है ZTBL क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन से लोन ऑफर कर रहा है वो फार्मर्स को। उसके बाद हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस एट योर जॉब। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा अगर आपने एक्सपीरियंस बताया हुआ है। और उसके बाद बैंक एक्सपीरियंस आपने शो किया हुआ है, तो आपसे पूछेंगे कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी पुरानी जॉब में। अगर आपने ये नहीं बताया कि आप किस सिटी से आए हैं अपने इंट्रो में, तो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और उस सिटी में फ़ेमस क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं। ये कॉमन क्वेश्चन का जो सेक्शन मैंने बनाया था वो कंप्लीट हो गया, और अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, एग्रीकल्चर के हवाले से। इसमें हमें एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अथी बैंक का एक एग्रीकल्चर बैंक है, उसमें वो देखना चाहते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है जिसको हम सिलेक्ट करने लगे हैं उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस के हवाले, रूरल डेवलपमेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं और ZTBL का रोल क्या है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो देखना चाहते हैं कि इस सब की क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारे कैंडिडेट। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस बाय द स्मॉल होल्डर फार्मर इन पाकिस्तान। जो हमारे स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनको क्या चैलेंजेस दरपेश है। तो उसमें आपने ये बताना है कि एक तो उनके पास सबसे पहले जो क्रेडिट है उसकी कमी है, उनके पास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए एक अवेयरनेस चाहिए होती है वो उनके पास नहीं है। ये चैलेंजेस हैं जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं वो फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। हाउ कैन ZTBL एड्रेस दिस चैलेंजेस थ्रू इट्स सर्विसेज। ZTBL इन चैलेंजेस को किस तरह एड्रेस कर रहा है। आप कहेंगे कि जो हमारे जो ZTBL है वो टेलर्ड
वो प्रोडक्ट्स और सर्विस दे रहा है हमारे फार्मर्स को कि जो भी हमारे फार्मर की नीड है उस मुताबिक उनको प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है। टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है ताकि जो उनकी फार्मर्स के नॉलेज है, उसकी स्किल है, उनको इम्प्रूव किया जा सके। और हम जो ZTBL है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है फार्मर्स का और उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको एक तो इम्प्रूव किया जा सके और उनकी जो मार्केट की एक्सेस है, मार्केट एक्सेस है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। व्हाट आर द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, कौन कौन से मेन क्रॉप्स हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो है, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, मेन क्रॉप पाकिस्तान की कौन सी है, तो मेन क्रॉप पाकिस्तान की वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, राइस है। और ये जो हमारी टोटल आउटपुट है ना, हमारी जो क्रॉप है उसका 75% है। जो ये 5-6 हमारी क्रॉप्स है ना, टोटल हमारी क्रॉप्स का 75% है। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रॉप है वो है वीट, गंदम। ये पूछ सकते हैं कि अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीट क्रॉप कौन सी है, वीट क्रॉप कौन सी है, वो है वीट। अच्छा जी, मेजर क्रॉप और कैश क्रॉप कौन सी है। जो हमारी कैश क्रॉप वो होती हैं जो एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम हार्वेस्ट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हैं एक तो कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कॉटन और शुगर केन। और मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन एंड लीफ। व्हाट इज़ द किंग क्रॉप्स इन पाकिस्तान। क्रॉप्स वही हैं लेकिन नाम चेंज हो रहा है, तो आपने ये लाजमी पढ़ लेना है, देख लेना है अच्छे से। किंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वीट, कॉटन और राइस, ये हमारी किंग क्रॉप्स हैं जो मेजरली प्रोड्यूस होती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब वो पूछ सकते हैं कि आपसे क्रॉप सीज़न कौन से हैं, ये पूछा गया क्रॉप सीज़न कौन कौन से। 2 क्रॉप सीज़न है हमारे, एक तो ख़रीफ और दूसरा रबी। जो ख़रीफ है वो शुरू होता है अप्रैल और जून में, उसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर से दिसंबर में। और जो रबी है वो शुरू होता है अक्टूबर और दिसंबर में, उसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल और मई में। स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं। अब आप कहेंगे ये स्मॉल फार्मर्स क्या, ये स्मॉल फार्मर्स पूछा गया कि किस स्मॉल फार्मर्स, एक स्मॉल फार्मर के पास कितने एकड़ लैंड होने चाहिए तो उसे हम स्मॉल फार्मर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो साढ़े 12 एकड़ अगर किसी फार्मर के पास लैंड है पंजाब में तो उसको स्मॉल फार्मर कहेंगे। सिंध में अगर उसके पास 16 एकड़ है तो वो स्मॉल फार्मर है। और बलूचिस्तान में अगर किसी के पास 32 एकड़ लैंड है तो वो उसको हम स्मॉल फार्मर कहेंगे। तो फिगर आप याद कर लें कि जो 12.5 एकड़ लैंड है अगर किसी के पास है तो वो हमारा स्मॉल फार्मर है। शेयर ऑफ ZTBL इन क्रेडिट और लोन्स टू फार्मर। ZTBL का कितना शेयर्स है जो हम फार्मर्स को लोन दे रहे हैं उसमें। ZTBL का 30-6-23 तक ना ऑलमोस्ट 23% शेयर है उस पूरे एग्रीकल्चर क्रेडिट में जो ZTBL कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर लोन टू द फार्मर्स, 23%। ये आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन आप ये चेक लाजमी कर लीजिएगा कि शेयर ऑफ ZTBL इन क्रेडिट और लोन्स टू फार्मर, कि ZTBL का क्या क्रेडिट है जो फार्मर्स को लोन दिया जा रहा है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर शेयर। अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर शेयर पूछा है पाकिस्तान की GDP में। ये सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करती है एग्रीकल्चर से। तो इस वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर वो जो सेक्टर है वो 24% कंट्रीब्यूट करता है हमारी GDP में। एग्रीकल्चर शेयर कितना है पाकिस्तान की GDP में, तो उसका आंसर है 24%। लेकिन अगर आप उसको तमीज़ करके बताएंगे कि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है इकॉनमी की, हमारी मेजर पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करती है इसी सेक्टर से, तो 24% हम कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। व्हाट इज़ पारी पासु चार्ज। अब ये एक एग्रीकल्चर टर्म है जो मैंने सर्च की, मुझे मिल गई, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो ऐसे क्वेश्चन आदमी पूछता जाता है हर इंटरव्यू में ना, तो ये मुझसे मिल गई मुझे। पारी पासु चार्ज क्या होता है। इसका ये मतलब है कि अगर एक बारो डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपने लोन में, जो उसने लोन लिया है उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो जो तमाम लेंडर्स होंगे ना उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उससे उसका उस तमाम लोन में उन वो तमाम जो लेंडर्स होंगे उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा ताकि वो जो उसका फ़ंड है उसको रिकवर कर सकें। जो भी बारोअर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो लेंडर्स हैं उनका उस क्लेम में, उस लोन में इक्वली क्लेम होगा ताकि जो हम उस फ़ंड को
उस लोन को रिकवर करने में उन तमाम लेंडर्स का इक्वल क्लेम होगा। ये है पारिक पासवर्ड चार्ज। डिटेल में आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसको कहाँ कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप लाजमी देख लें, पारिक पासवर्ड चार्ज। अब यहाँ पूछा गया है ये इरिगेशन मेथड है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन मेथड्स कौन से हैं? स्प्रिंकल होता है कि एक तो आपका जो हमें अक्सर देखा होगा, हमें एक पाइप निकला हुआ होता है और उसमें छोटे छोटे उसमें वो होते हैं, डॉट्स होते हैं और वहाँ से पानी निकल रहा होता है, वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। और दूसरा ड्रिप, जहाँ पे एक पाइप होता है उसमें कतरा कतरा ना जो हमारे पौधे लगे होते हैं उसमें कतरा कतरा जा रहा होता है, वो है ड्रिप। तो स्प्रिंकलर्स और ड्रिप में जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये स्प्रिंकलर है और ये ड्रिप है, जहाँ ड्रिप की शक्ल में ना जो हम अपने प्लांट्स को ना वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये है स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में डिफरेंस। द कंसेप्ट ऑफ अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन क्या कंसेप्ट है? अफोरेस्टेशन ये कंसेप्ट है कि एक ऐसा जंगल बना देना जहाँ पहले कुछ भी नहीं था। ज़मीन में एक ऐसा जंगल या एक से इतने पौधे उगा देना जहाँ पहले कोई पौधे नहीं थे, जहाँ कोई पहले जंगल नहीं था। तो ये है कि हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन टू फॉरेस्ट ऑफ लैंड दैट हिस्टोरिकली हैज़ नॉट कंटेन फॉरेस्ट। लैंड को तब्दील कर देना फॉरेस्ट में जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वो है एफोरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी? एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, जो एंटोमोलॉजी है वो एक मेन हमारा वो है पार्ट है, और जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है वो उसकी सब डिवीज़न है एंटोमोलॉजी का, जो स्टडी करता है पेस्ट्स की और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करता है। इसी तरह क्रॉप्स, हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स की, और जो पेस्ट हैं और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। कौन कौन से लोन्स ZTPL ऑफ़र कर रहा है अपने कस्टमर्स को? ZTPL 3 टाइप्स के लोन ऑफ़र कर रहा है: प्रोडक्शन लोन, डेवलपमेंट लोन और अदर लोन। प्रोडक्शन लोन स्कीम में दो मेजर लोन स्कीम्स हैं, एक किसान खुशहाल स्कीम और तहफ़्फ़ुज़ अजनास स्कीम। डेवलपमेंट लोन स्कीम में जो मेन स्कीम है वो मैंने लिखी हुई हैं: वुमेन एम्पावरमेंट इन गारमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मार्कअप सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट फ्री लोन एंड मार्कअप शेयर स्कीम, किसान रोजगार स्कीम, डिजिटल किसान कारोबार स्कीम, आसान कर स्कीम। व्हाट इज़ कतजा? ये पहले पूछा गया है, व्हाट इज़ कतजा? कतजा एप्पल का कल्टीवर है। इसी तरह इनकलाब 91 वीट का कल्टीवर है। और NMR का एब्रीवेशन क्या है? NMR का एब्रीवेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरव्यूअर ने पूछे थे एज ए जनरल नॉलेज। विच क्रॉप इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी? अच्छा, यहाँ क्रॉप के बारे में पूछा है, कौन सी क्रॉप बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए? जो कॉटन है वो कंसिडर की जाती है हमारी बैकबोन है हमारी इकॉनमी के लिए, जो 0.8% कंट्रीब्यूट करती है हमारी GDP में। कैन वी ग्रो वीट इन गिलगित? कैन वी ग्रो वीट इन गिलगित? आपने बताना है गिलगित बल्तिस्तान इज particularly well suited for production of deciduous fruits and nuts crops, wheat, barley, maize, millet, potato, pulses, buckwheat और जो भी दूसरी क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे उगाई जा रही हैं। तो हाँ, जो गिलगित में है वो वीट उगाई जा सकती है, ग्रो की जा सकती है। अब यहाँ एक है द सोइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हैड आइडेंटिफाइड क्लासेस ऑफ लैंड अंडर सिस्टम ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। सोइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ था, उसने कितनी क्लासेस इंट्रोड्यूस की थी? वो थी 8 क्लासेस। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन्स इंटरनेशनल फंड या IFAD। IFAD क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हाउ डज ZTPL assess the credit worthiness of agricultural borrowers? ZTPL किस तरह क्रेडिट वर्थनेस एक्सेस करता है जो हमारे बोरर्स हैं, एग्रीकल्चरल बोरर्स हैं उसकी? ZTPL का क्या रोल है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में फार्मर्स को? हाउ डज ZTPL यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशन टू इन्हांस इट्स एग्रीकल्चरल लर्निंग प्रोसेसेस?
एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, करंट प्रेसिडेंट बिल का कौन है, एग्रीकल्चर को क्यों कंसिडर किया जाता है इकनॉमी के लिए, हाउ कैन द कंट्री इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ फार्मर्स, कंट्री किस तरह जो फार्मर की एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है, व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन फार्मिंग ड्यूरिंग 3 ईयर्स, हाँ 3 सालों में जो कौन कौन से सिग्निफिकेंट इनोवेशन हुई हैं हमारी फार्मिंग में। और आपने लाइफ स्टॉक के हवाले से पढ़ लेने हैं और इससे जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है लाइफ स्टॉक के हवाले से वो भी आपने देख लेने हैं। तो ये थे हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आंसर लिखे दिए और जो कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर आप खुद प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेक्शन की तरफ। हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो है बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें आप बताएं लगा कि जो बैंक के हवाले से क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल बैंक हैं जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, इस्लामिक बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFIs और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। ये 5-6 टाइप्स के जो बैंक हैं वो पाकिस्तान में हमारे जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको उनकी नीड के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आप भी पूछ सकते हैं कि कितने किस्म के हमारे कमर्शियल बैंक हैं पाकिस्तान में। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइज एंड प्राइवेट बैंक इन पाकिस्तान। नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं, प्राइवेटाइज बैंक कौन से होते हैं। जो नेशनलाइज बैंक है वो है हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइवेट बैंक है वो है हमारा HBL, UBL, ABL, अस्करी हो गया, JS बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, ये हमारे प्राइवेट बैंक हैं। मैं पीछे एक और आपको बता दूं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट बैंक है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। इसी तरह प्राइवेट बैंक में वो आ गया हमारा HBL, UBL, मिज़ान, ABL, अस्करी। फॉरेन बैंक में आ गया हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक। इस्लामिक बैंक में आ गया हमारा दुबई इस्लामी बैंक और मिज़ान बैंक। और माइक्रो फाइनेंस बैंक में हमारा आ गया खुशहाली बैंक। तो ये जो बैंक्स हैं, इस डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क है। डिमांड और चेक दोनों पेमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक सिक्योर और गारंटीड, और जो मोस्ट सिक्योर जो फॉर्म है वो है डिमांड ड्राफ्ट। और जो हमारी बड़ी ट्रांजेक्शन है ना उसके लिए भी डिमांड ड्राफ्ट यूज़ होते हैं। जब ये चेक एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है और जो स्मॉल ट्रांजेक्शन है उनके लिए हमारा चेक यूज़ होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट जो छोटे लोन होते हैं ना और लो इनकम इंडिविजुअल्स को, वो हमारा माइक्रो क्रेडिट है। इसी तरह जो माइक्रो फाइनेंस है इसमें बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हैं, उनको प्रोवाइड की जाती हैं उनकी नीड्स के मुताबिक। ये आप नोट कर सकते हैं, ये अहम क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस। व्हाट डू यू नो अबाउट कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है। कैश रिजर्व रेशो स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि कितना जो रिज़र्व है, कैश का रिज़र्व, वो बैंक अपने पास रखेंगे, उसको वो लैंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कैश रिज़र्व रेशो है जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल भी है। और इसमें लिखा हुआ है टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो बैंक की लिक्विडिटी है और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये कैश रिज़र्व रेशो स्टेट बैंक की तरफ से हमें रखनी पड़ती है, जो बैंक है उनको। Can you explain the role of commercial banks in the economy of Pakistan? कमर्शियल बैंक का क्या रोल है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं। कमर्शियल बैंक ये करते हैं जो हमारे बॉरोवर यानी कि जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे मनी लेते हैं, और जिनके पास मनी की शॉर्टेज है उनको मनी आगे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो हमारी जो कमर्शियल बैंक है मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंडिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो पेमेंट प्रोसेसिंग हमारे जो ऑप्शन हैं वो भी बैंकिंग की तरफ से आते हैं। इन सब से क्या होता है, एक तो हमारा जो ये बैंक कमर्शियल बैंकिंग है वो फैसिलिटेट करता है और मैनेज करता है रिस्क को, और हमारी जो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करता है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर
of the Know Your Customer and Anti-Money Laundering Regulation KYC और AML। KYC जो बैंक में काम करता है ना उसको लास्ट में पता होगा नो योर कस्टमर। ये एक रेगुलेशन है जो हमें बताया गया यानी कि बैंकर्स को कि आपने अपने कस्टमर को जानना लाजमी है। और ये प्रोसेस है, इसमें आप क्या करेंगे कि अपने जो कस्टमर से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे कि उसका आईडी कार्ड, उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उससे लेंगे। तो ये है KYC, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को अच्छे से जानो। AML रेगुलेशन क्या है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि ऐसे कोई भी रेगुलेशन जिसमें हमें ये हो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का हमें आंसर नजर आए तो उसको हमने प्रिवेंट करना है और जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको इन्फॉर्म करना होता है, वो है AML रेगुलेशंस। तो आपसे पूछ सकते हैं KYC और AML क्या है। ऐसे भी डिफरेंट टाइप ऑफ चेक कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ये कुछ चेक्स ट्रेनिंग की जाती है। बेयर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ओपन चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टिल चेक। जो बेयर चेक होता है वो मतलब आप काउंटर में जाके किसी किसी भी टाइम इसको जो कैश है वो दिखवा सकते हैं काउंटर से। ऑर्डर चेक एक नाम लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन का या बंदे का, सिर्फ उसी को पे होता है। कॉस्ट चेक में ये होता है कि चेक के ऊपर दो कॉस्ट लाइन लगी होती हैं, वो काउंटर पे कैश नहीं होता, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ओपन चेक भी वही है कि किसी किस्म की कॉस्टिंग या मार्किंग नहीं होती, वो काउंटर पे कैश किया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जो फ्यूचर डेट में उसको मेंशन होता है और वो फ्यूचर डेट जब तक नहीं आती वो कैश नहीं हो सकता। इस तरह स्ट्रेल चेक वो होता है कि जो एक डेट है उससे 6 महीने बाद उसको पेश किया जा सके, तो बैंक इसको कैश या अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि इसमें इसका एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चेक्स हैं जिनको आपने बताना है अगर पूछें तो कौन कौन से चेक्स हैं पाकिस्तान में। व्हाट इज़ काइबर? काइबर क्या है? क्वार्टरली इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक आपस में लैंड करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। फंक्शन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ये आपने लाजमी देख लेंगे। फंक्शन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंकिंग, what are the types, what are the different types of accounts offered by banks in पाकिस्तान, कौन कौन से अकाउंट पाकिस्तान जो बैंक हैं वो ऑफर कर रहे हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या होता है, कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने में, लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी क्या होती है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन कौन कौन से होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है बैंकिंग में, और कोलेट्रल क्या होता है। जो हमारा हम कोई लोन लेते हैं या कोई हम लोन बैंक दे रहा होता है तो उसके बदले में एक कोलेट्रल रखा जाता है, वो क्या होता है, उसका रोल क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे बैंक के हवाले से पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए थे, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं हमारा अगला जो सेक्शन है उसकी तरफ। इकोनॉमिक्स व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ है प्राइसेस में और जो हमारे गुड और सर्विस के प्राइसेस में इंक्रीज़ है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो डिक्रीज़ है प्राइस और गुड और सर्विसेज की प्राइसेस में डिक्रीज़ है उसको हम डिफ्लेशन कह रहे हैं। इस इन्फ्लेशन का क्या क्या रोल होता है इकोनॉमी और डिफ्लेशन का क्या क्या रोल होता है इकोनॉमी में, ये आपने डिटेल में ये मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। बाकी जो प्रेजेंटेशन हुई है ये आप मुझसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिटेल मैंने आंसर लिखे हुए हैं। जीटीपी क्या है? जीटीपी ये है कि तमाम जो हमारे गुड्स सर्विसेज हमारे एक कंट्री में एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा जीटीपी कहलाता है। जीडीपी क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, बहुत दफ़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जीडीपी। व्हाट इज़ एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक क्रूशल रोल प्ले करती है क्योंकि ये एक तो जॉब क्रिएट करती है, जो हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करती है, और जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी की इनोवेशन उसको भी लाती है। डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल की जाती है स्टेट बैंक की तरफ से,
या जो भी हमारी मनी की सप्लाई है उसको देखता है हमारा स्टेट बैंक। और इंटरेस्ट रेट उस हवाले से क्या क्या मैनेज करना है, कितना रखना है, वो भी स्टेट बैंक का काम है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या देखती है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके मुताबिक हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाता है। फिजिकल जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैनेज करती है। इस हवाले से जो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है क्या क्या हैं, रेवेन्यूज़ क्या क्या हैं, उनको देखती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी को यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको इम्प्रूव किया जा सके या मेंटेन किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस लाजमी पूछ सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी किस तरह इफेक्ट करती है हमारी जो ग्रोथ है उसकी और स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसमें किस तरह इफेक्ट करती है। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी किस तरह इफेक्ट करती है कि जो हमारे गवर्नमेंट टैक्सेशन हैं और स्पेंडिंग हैं, ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन से हैं, जो रेवेन्यूज़ कौन कौन से हैं और किस तरह जो इनका सरप्लस या डेफिसिट है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में। तो इस तरह जो आपका फिजिकल पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें। इंटरेस्ट रेट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ डेफिनेशन बनी लिखी हुई है आप लोगों के लिए। और जो इंटरेस्ट रेट करंटली आपसे पूछ सकते हैं कि आप करंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना है, तो अब 22% आई थिंक इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 8.5%। वो बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट यही है कि जो अंडर यूटिलाइजेशन है हमारी लेबर की उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो लीड करती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो क्या हमारी कौन कौन से चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, हमारे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, सोशल अनरेस्ट है, इनइक्वालिटी है, ये चीज़ें राइज होनी शुरू हो जाती हैं। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ मनी। मनी की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्लैट मनी, कमोडिटी मनी, ड्यूशरी मनी, कमर्शियल बैंक मनी। फ्लैट मनी में नोट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं जो बैंक गवर्नमेंट अपने बैंक में रखती है। कमोडिटी मनी में जो गुड है जो इसकी एक वैल्यू होती है वो कमोडिटी है। इसी तरह फिड्यूशरी मनी दैट टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अ ट्रस्ट और प्रॉमिस ऑफ पेमेंट, मतलब वो मनी जो किसी के ट्रस्ट या प्रॉमिस में एक बैक कर रही होती है। कमर्शियल बैंक मनी क्या होती है, जो क्रेडिट और लोन जो बैंक सिस्टम बैंकिंग जो ऑपरेशन की बदौलत हमें मिल रहे होते हैं, क्रेडिट और लोन्स की सूरत में, ये वो मनी है कमर्शियल बैंक मनी। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मनी। मनी की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं। फॉर सेंचुरीज वैल्यूएबल, पहले ज़माने में गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, इन सब की एक कीमत होती थी, वो मनी थे। अब क्या है, कोइंस हम यूज़ करते हैं, बैंक नोट्स हम यूज़ करते हैं, इनकी एक वैल्यू है। तब वो मनी थे, आज ये मनी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कार्सिटी एंड शॉर्टेज। अब दोनों का जो लघुई मानी है वो यही है, स्कार्सिटी शॉर्टेज। लेकिन अब इनको आप चेक कर लें, स्कार्सिटी रेफर्स टू फंडामेंटल कंडीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम स्कार्सिटी कहते हैं। शॉर्टेज क्या होती है, टेम्पोररी या स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर गुड सर्विस बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, जिनकी सप्लाई हमें शॉर्ट में मिल रही होती है, वो है शॉर्टेज। स्कार्सिटी यानी कि फंडामेंटली लिमिटेड रिसोर्सेज में होते हैं, लेकिन शॉर्टेज होती है जब किसी प्रोडक्ट सर्विस की सप्लाई में शॉर्ट हो जाए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अब आप खुद तैयार करेंगे। बार्टर सिस्टम, बार्टर ट्रेड सिस्टम क्या होता है, 7 फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के वो कौन कौन से हैं। मोनोपोली क्या होती है, डिमांड ऑफ लॉ क्या है, डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ ने, वो सबको ही पता होगा। सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इंफ्लेशन क्या होती है, व्हाट इज़ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कुछ क्वेश्चन का, ये आप लाजमी देख लें। एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि ये आज बड़ा टॉपिक चल रहा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये आप लाजमी देख लें। और एक्सटर्नल डेट कितना है हमारा, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। ये तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप एग्रीकल्चर जो हमारा इकोनॉमिक्स हैं उन हवाले से आप देख लेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ।
हमारा जो अगला सेशन है वो है जनरल नॉलेज का। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे वो जनरल नॉलेज के तौर पर पूछते हैं। एक तो कुछ कंट्रीज़ के आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, और आपसे फैमिलीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, जो हमारी मुगल फैमिलीज हैं उन वाले से। तो कुछ ये बेसिक जो पास्ट क्वेश्चन है ना जनरल नॉलेज के, वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। नेम ऑफ फेमस पाकिस्तानी नवाब फैमिलीज़, जो पाकिस्तानी नवाब फैमिलीज़ हैं फेमस, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, यानी कि हमारा जो डे टू डे ऑपरेशन हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल यूज़ होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल इफ़ इट फॉल्स शॉर्ट? वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे अगर शॉर्ट हो जाए? तो जो हमारे लिक्विड एसेट होते हैं हम उनको कैश में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज़ जदीदुल बगदाद? ये क्या होता है? ये आप पढ़ लीजिए। कैपिटल ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड ओल्ड नेम है किसका? नीदरलैंड का, और इसका जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। वो JF कैनेडी। JF कैनेडी कौन है? वेयर इज़ खैबर पास? खैबर पास किधर है? पार पासू चार्ज क्या होता है? मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसका फार्मूला देख लीजिएगा। IMF के फंक्शंस और उनकी ड्यूटीज़ देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हाउ मच दे चार्ज इंटरेस्ट टू पाकिस्तान? अच्छा जी, IMF की फंक्शंस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और वो कितना चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान को? जो लोन दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, वो कितना चार्ज कर रहे हैं उनको? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसका ये है, तो ये क्या होता है ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है? वो गिफ्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिका। अमेरिका को जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया? 7 वंडर्स कौन कौन से हैं? 7 वंडर्स कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिलेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिलेशन का डिफरेंस आपने बताना है। और चश्मा कहाँ लोकेट करता है? पॉलिटिकल लीडर और आर्मी लीडर में क्या डिफरेंस है? साफ सी बात है, वो जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, जो आर्मी लीडर होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है। हाउ मच सैलरीड पर्सन कंट्रीब्यूट्स इन टोटल टैक्स रेवेन्यू? जो हमारे सैलरीड पर्सन है वो टैक्स रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सालाना अगर कितनी इनकम हो तब आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम होती है। डिफरेंस बिटवीन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो एक्सपोर्ट्स पे होती है, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट्स पे होती है। व्हेन वाज जहांगीर टॉम बिल्ड? जहांगीर का जो जहांगीर किला कब बिल्ड हुआ? पहला जो मुग़ल एम्पर हैं वो कौन थे? वुमन की कितनी परसेंटेज है एग्रीकल्चर में? ये आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड व्हाइल यूजिंग मॉडलिंग मेथड? व्हाट इज़ डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिलेशन? ये आपसे बता दिया है। डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज होती है एसेट पे? अच्छा, अगर कोई कॉमर्स का है ना तो वो डेप्रिसिएशन के हवाले से लाजमी पढ़ ले। डेप्रिसिएशन क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी होती हैं? और स्टॉक क्या होता है? शेयर्स क्या होते हैं? इस हवाले से लाजमी पढ़ लीजिएगा कॉमर्स वाले। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पॉलिटिकल लीडर आर्मी लीडर? ये हो गया। अब आ जाते हैं कि आप अपनी डिग्रीज़ को किस तरह रिलेट करेंगे। मुझसे ये बहुत दफ़ा पूछे गए हैं क्वेश्चन, बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि हमारे अपनी डिग्रीज़ को जो एग्रीकल्चर के नहीं हैं वो किस तरह रिलेट करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री वाले किस तरह रिलेट करेंगे ये मैंने आंसर आपको लिख दिया है। केमिस्ट्री वाले ये लाजमी देख लें, और बेहतर यही है कि आप एक नोट्स लाजमी बना लें। जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो लाजमी पूछे जाने हैं वो आप लिख लें ताकि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो एक केमिस्ट्री है वो किस तरह क्रॉप प्रोडक्शन में, सॉइल मैनेजमेंट में और पेस्ट कंट्रोल में किस केमिस्ट्री का क्या रोल है वो यहाँ लिखा हुआ है। सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स के लिए उसका क्या रोल है केमिस्ट्री का, वो सारा यहाँ मेंशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा लाजमी। फिज़िक्स में क्या रोल है एग्रीकल्चर का? फिज़िक्स किस तरह मैनेज करती है क्रॉप प्रोडक्शन को, सॉइल मैनेजमेंट को, इरिगेशन मेथड्स को, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की क्या क्या उसकी रोल्स हैं फ़िज़िक्स के, वो यहाँ मेंशन है। वो आप जो फ़िज़िक्स वाले हैं वो ये नोट कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स को किस तरह वो रिलेट करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, और किस तरह जो OG3 की जो डिस्क्रिप्शन है उसको रिलेट कर सकते हैं।
इसी तरह मैथमेटिक्स में जो क्रॉप प्लानिंग और मैनेजमेंट है और इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट है, वो सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट और टेक्निक्स यूज होती हैं इन सब में, कि क्रॉप प्लानिंग क्या होगी और जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए भी मैथमेटिक्स कंसेप्ट चाहिए होते हैं, उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस तरह आप अपनी जो मैथमेटिक्स है, अपनी डिग्रीज हैं, उसको रिलेट करेंगे एग्रीकल्चर के साथ। कॉमर्स कॉमर्स की तरह एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो आपका एनालिसिस है, रिसर्च है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर ट्रेड है, मार्केटिंग है, कॉमर्स का उसमें रोल है। अगर आप कॉमर्स को निकाल दें, जो जो आपकी मार्केटिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो उसका रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कॉमर्स के बिना। क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो गई थी मेरी। तो इसी तरह आप अगर कोई एग्रीकल्चर से नहीं है, तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर वाले को एज ज़रूर होगा, लेकिन जो बाकी डिग्रीज वाले हैं उन्होंने अपना आप को बेस्ट प्रिपेयर करना है और रिलेट करना है अपनी डिग्रीज़ को एग्रीकल्चर के साथ। ये तमाम क्वेश्चन थे जो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। कुछ क्वेश्चन आप लिख के रख लें, अपने नोट्स बना लें, ताकि आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ्लो में आंसर नहीं कर सकेंगे। अगर आप फ्लो में आंसर नहीं कर सकेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। 5 मिनट का या 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो 5-10 मिनट आपके लिए आपने अपने आप को प्रूव करने हैं कि आप बेस्ट हैं उस जॉब के लिए। ट्रेनिंग डिपेंड करती है कि पोजीशन कौन सी है और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है। नॉर्मली कुछ कुछ वीक से कुछ मंथ तक इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो ट्रेनिंग एरियाज़ हैं वो हैं बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, क्रेडिट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। और ये होती है स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद में। पे एंड बेनिफिट, सैलरी और अलाउंस होते हैं, ईयरली इंक्रीमेंट होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है और इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको 2 डेज़ ऑफ हैं। आप अपनी जो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जो वीकेंड में क्लासेस होती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है इसका। अगर किसी को फील्ड जॉब, आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि फील्ड जॉब, जो मेल है उनसे पूछा जाएगा फील्ड जॉब, और जो फीमेल्स हैं उनसे तो यही पूछा जाएगा कि आप फील्ड जॉब करने के लिए प्रेफर हैं या नहीं। नॉर्मली जो फीमेल्स हैं वो ऑफिस जॉब के लिए ही कंफर्टेबल होती हैं। कैरियर ग्रोथ OG3 के बाद OG2 और OG1 जो कि एक प्रेसिडेंट की जॉब है, उसके बाद एग्जेक्टिव लेवल शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी जो प्रमोशन है कब ड्यू होती है। ये एक पुराना लेटर है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू लेटर है 2016 का। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि आपका लेटर जो है वो ऐसा हो सकता है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन ऑफर लेटर ऐसे होगा। ये था मेरे तमाम क्वेश्चन, तमाम सेशन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको मैंने बहुत मेहनत करके कंपाइल किया है, मुझे बहुत टाइम लगा है। और जो भी आपको जहाँ जहाँ वेबसाइट आप गए हैं या यूट्यूब वीडियोस में गए हैं, उन सबको मैंने कंपाइल करके यहाँ इस वीडियो में मैंने रख दिया है। अब ये आप पे आप इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए या आपको वो स्लाइड चाहिए, तो आप मुझे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।